नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम भौतिक भूगोल कर रहे थे, यानी फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने स्थल मंडल की बात की थी। कुछ मैं 4 वॉल्यूम पहले करा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्थल मंडल में कल मैंने आपको जो बताया था वो टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूस फॉर्म में एक और लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है भूकंप, अर्थक्वेक। देखो दोस्तों, ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। जनरली सामान्यतः आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले अगर कुछ महीनों से देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आ रहे हैं, तो उन भूकंपों को आप थोड़ा देख सकते हैं और कहां कहां प्रमुख भूकंप आए हैं, या विश्व में कहां कहां पे प्रमुख भूकंप आते हैं, या भारत में कौन कौन से क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, वो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में जनरली आपका जो एक क्वेश्चन है वो अर्थक्वेक या भूकंप पे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है भूकंप। देखो दोस्तों, आपको जैसा नाम से पता चल रहा है, भू का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कंपन यानी वाइब्रेशन। यानी यदि पृथ्वी के धरातल में किसी भी प्रकार के वाइब्रेशंस आएंगे तो उसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं इसको। जैसा आपने देखा होगा कई दूसरी लैंग्वेज में, उर्दू में इसको या अरबी में इसको जलजला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसके कई नाम है, ठीक है। अब मैं पहले बात करूंगा कि भूकंप होता क्या है। तो मैंने आपको जब कल पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे जो पृथ्वी है, अंदर पृथ्वी के केंद्र में क्या है, लावा है, मतलब एक तरह का तरल द्रव है, ठीक है। वो लगातार गर्म है और पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी प्लेटें तैरती रहती है। आप ये मत समझना कि प्लेट केवल जमीन वाली होती है, एक जमीन वाली प्लेट भी होती है और पानी वाली प्लेट भी होती है। और ये दोनों प्लेटें क्या करती है, अलग अलग प्लेटें इस तरह से लावा पर क्या करती रहती है, ऐसे आगे पीछे फ्लोट होती रहती है, आगे पीछे क्या करती रहती है, ऐसे तैरती रहती है, ठीक है। और इस कारण क्या होता है कि कई बार प्लेटों में आपस में घिसावट हो जाती है, या प्लेटों में आपस में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, तो उससे अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। कई बार प्लेटों की टक्कर से पर्वत चोटियां बन जाती है, कई बार प्लेटों की टक्कर से द्वीप या द्वीप समूहों का निर्माण होता है। यह डिपेंड करता है कि प्लेटों में किस प्रकार से टक्कर हो रही है। प्लेटें क्या जमीन वाली है, प्लेटें क्या जल वाली है, या एक प्लेट जमीन और एक प्लेट जल वाली है। मैं इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आज हमारा दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत। यह सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है दोस्तों? हिमालय पर्वत मानी जाती है। और आपको पता है कि बाद में आपने देखा होगा कि, या सुना भी है आपने, कि पृथ्वी जिस क्रम में बन रही थी तो हिमालय बना कैसे। तो हिमालय बनने का सबसे बड़ा लॉजिक है कि अंगारा लैंड का भाग और गोंडवाना लैंड का भाग तेजी से टकराया, और टकराने की वजह से जो उनके बीच तैथिस सागर था उसका तल उठ गया। देखो, एक तरफ से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और जैसे इनमें टक्कर हुई तो इनके तल में तनाव हुआ, और तनाव की वजह से इस तरह से क्या हो गया, ये ऊपर उड़ गया, और आज की हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये टक्कर दोस्तों आज से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। 1.5 करोड़ साल पहले ये टक्कर हुई थी, और ये टक्कर आज भी जारी है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? हिमालय मानी जाती है। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसका मतलब है कि जो प्लेटें तैर रही है उनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट में किसी भी प्रकार की जब टक्कर होती है तो ये कंपन हो जाता है, और इसके कारण हमें भूकंप का झटका पृथ्वी पर अनुभव होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि दुनिया में भूकंपों का देश कौन सा है? तो दुनिया में भूकंपों का देश माना जाता है जापान, ठीक है। क्यों माना जाता है? एक अनुमान के अनुसार जापान के सभी द्वीपों और द्वीप समूहों को मिला लें तो जापान में प्रतिदिन 800 से 1000 भूकंप के झटके आते हैं, माइनर झटके से मेजर झटके तक। इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप आने के कारण जो जापान है उसे भूकंपों का देश कहा जाता है,
ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप अगर देश पूछा जाए तो जापान में आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसका मैं आपको एक डायग्राम से चीजें बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने दो चीजें ले रखी है। एक तरफ तो लिखा हुआ है नंबर 1 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नंबर 2। तो नंबर 1 और 2 है वो प्रशांत महासागर को दिखा रहे हैं। और आप इस डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि 1 और 2 जहां पर लिखा हुआ है, यानी जो प्रशांत महासागर है उसके किनारों किनारों पर विभिन्न प्रकार के देश रेड कलर के सिग्नल से दिखाए गए हैं। इसका मतलब वह देश जो प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित हैं वो भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और यहां पर दुनिया के 60% भूकंप आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये डायग्राम देखने से थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चला होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, भूकंप के बारे में और बात करते हैं। देखो दोस्तों, जब भूकंप आता है तो आपने देखा होगा भूकंप आने से धरती हिलती है, जन और धन की हानि होती है। तो यह कंपन होता क्यों है? तो इसका मेन कारण है कि 3 प्रकार की मेन भूकंपीय तरंगे होती है, अर्थक्वेक वेव्स होती है। तो पहली अर्थक्वेक वेव्स हम देखेंगे, इस प्रकार की जो तरंगे होती है उनको हम बोलते हैं पी तरंगे। ठीक है, देखो यहां मैं लिख देता हूं। पहली जो तरंगे होती है, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? पी तरंगों के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलेंगे पी वेव्स। और अगर बात करेंगे कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इन्हें प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये ऐसी भूकंपीय तरंगे होती है जिसका वेग सर्वाधिक होता है। इन भूकंपीय तरंगों की जो वेलोसिटी होती है, इनका वेग सर्वाधिक होता है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनका वेग होता है। आप सोच सकते हैं बहुत ज्यादा वेग होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम देखेंगे कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या कर सकती है? गमन कर सकती है और पृथ्वी के केंद्र से गुजर भी सकती है। ये चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के केंद्र में तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है। तो ये पृथ्वी के केंद्र में से गुजर सकती है, अर्थात ये तीनों में से किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो इसी का होता है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि धरती पर सबसे पहले पहुंचने की जो संभावनाएं होती है वो भी कौन सी तरंगों की होती है? ये पी तरंगों की होती है। ठीक है, पी तरंगों के बाद दूसरी तरंगें आती है जिनको हम क्या बोलते हैं? एस तरंगे, यानी द्वितीयक वेव या गौण वेव, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गौण तरंगे बोलेंगे, या द्वितीयक तरंगे भी कह सकते हैं। इनका अगर वेग की बात की जाए तो इनका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ये केवल और केवल किस में से गुजर सकती है? ठोस। यहां पर क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो पी वेव थी ये तो तीनों में से गुजर सक रही थी, जबकि जो एस वेव है वो केवल और केवल ठोस में से गुजर सकती है। पृथ्वी के केंद्र में लिक्विड भी है और गैस भी है। इसका मतलब कौन सी वेव केंद्र तक कभी नहीं जा सकती? तो कौन सी नहीं जा सकती? एस तरंगे नहीं जा सकती। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, तीसरी भूकंपीय तरंगे होती है जिनको हम कहते हैं, इनको एल वेव्स भी कहते हैं, इनको आर वेव्स भी कहते हैं और इनको धरातलीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं। इनको एल वेव्स भी कहते हैं, इनको आर वेव्स भी कहते हैं और इन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, भूगर्भवेत्ता थे जिनका नाम था H.D. लव। इसलिए इस प्रकार की तरंगों को हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लव वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? H.D. लव ने बताया था। इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? मैं यहां लिख देता हूं। इन धरातलीय तरंगों का यदि आपसे वेग पूछा जाए तो सबसे कम होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपको अगर वेग के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो किसका होता है? पी तरंगों का होता है। पी तरंगों से ज्यादा वेग कम वेग किसका होता है? एस तरंगों का होता है। और सबसे कम वेग किसका होता है? एल तरंगे या लव वेव्स का होता है।
इनके नाम में क्या आ रहा है? धरातीय तरंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। यानी आपसे पूछा जाए कि जब हमें पृथ्वी पर, आप अपने घर में बैठे हुए या कहीं पे खड़े हुए हैं और आपको भूकंप का जो झटका फील होता है, तो सबसे पहले कौन सी तरंगे भूकंप का झटका फील करवाती है? तो आपका आंसर हमेशा कौन सा होगा? एल वेव्स होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी स्पीड तो कम है, पर सबसे ज्यादा जो विनाशकारी तरंगे होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो कंपन होते हैं, वो सबसे ज्यादा कौन सी तरंगों में पाए जाते हैं? एल वेव्स में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? एल वेव्स होती है। पृथ्वी पर भूकंप के समय आपको जो वेव्स फील होती है वो भी कौन सी वेव्स होती है? एल वेव्स होती है। और सबसे ज्यादा जन धन की हानि करने वाली जो तरंगे होती है वो भी कौन सी होती है? एल वेव्स होती है। तो आप चाहे तो इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको तरंगों के बारे में बताया भी, किस तरह से भूकंप की तरंगें होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का वह स्थान जहां हमें भूकंप फील होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो देखो, ध्यान से देखना, ये तो पृथ्वी का धरातल है। ये नीचे में एक पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं भूकंप केंद्र। ठीक है, मैं यहां से एकदम ऊपर लंबवत चीजों को लेता हूं, एकदम चीजों को मैं क्या करता हूं, यहां से लंबवत लूंगा। ठीक है, और जब यहां से मैं चीजों को एकदम लंबवत लूंगा, तब इसमें लंबवत लेने के कारण क्या होगा कि इसमें दो चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहला चेंज इसमें क्या आएगा? देखो, ये यहां पर मैंने पॉइंट बना लिया। देखो, भूकंप का केंद्र है, भूकंप के केंद्र से मैंने एक लंब लिया पृथ्वी के धरातल तक। इस केंद्र को बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, या इसको बोलते हैं एपिसेंटर। अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। यानी भूकंप केंद्र तो वह स्थान है जहां से भूकंप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भूकंप केंद्र वह स्थान है जहां से भूकंप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि अधिकेंद्र क्या है? तो पृथ्वी के धरातल का वह बिंदु जहां से हमें भूकंप का झटका अनुभव होता है, या भूकंप केंद्र का लंबवत भूमिगत बिंदु जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक दोस्तों? अच्छा, अब आपको 3 प्रकार के पैमाने यूज करते हैं भाई। अगर आपको भूकंप को मापना हो तो आपको 3 प्रकार के पैमाने क्या किए जाएंगे? यूज किए जाएंगे। तो वो 3 प्रकार के पैमाने कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक आपकी जो सबसे फेमस स्केल होती है, वो कौन सी स्केल होती है? रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना के नाम से जानते हैं भाई, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। अच्छा, एक स्केल होती है आपकी मरकेली स्केल या मरकेली पैमाना, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? पैमाना कह सकते हैं। और तीसरा बात करेंगे तो एक स्केल होती है आपकी रोसीफेरल स्केल। रोसीफेरल स्केल पर ज्यादातर हम जो काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? रिक्टर पैमाना लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो 5, 5.5 के आसपास का भूकंप होता है वो नॉर्मल माना जाता है। मतलब जो रिक्टर स्केल होती है ये 10 के गुणक के रूप में होती है, और 5 या 5.5 का जो भूकंप है इसको हम क्या कर सकते हैं? सामान्य मान सकते हैं भूकंप। ठीक है, मैं आपको 2-3 भूकंप बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2011 में जापान में भूकंप आया था और इसकी तीव्रता लगभग मापी गई थी 9। बहुत ज्यादा तेज भूकंप होता है 9 की तीव्रता का। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और काफी चीजें तहस नहस हो जाती है। तो ये जापान में भूकंप आया था। अब यहीं मैं एक वर्ड आपको बताना चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी, और सुनामी का मतलब होता है समुद्री भूकंप। सुनामी का क्या अर्थ होता है? समुद्री भूकंप होता है। यानी कई बार समुद्र के नीचे भूकंप आता है, उसके धरातल में प्लेटों में वाइब्रेशंस होते हैं, तो समुद्र का पानी उछलने लग जाता है, महासागरों का पानी उछलने लग जाता है, और पानी उछल के शहरों में भर जाता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में जन धन की हानि होती है। भूकंपों का देश दुनिया में कौन सा है? जापान है। इसलिए सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो भी कहां पर आते हैं? आपके जापान में आते हैं। तो सुनामियों का देश भी कौन सा माना जाता है? जापान। तो 2011 में जापान में जो सुनामी आई थी, यानी भूकंप आया था, इसकी तीव्रता 9 मानी गई थी। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा काठमांडू वाला जो भूकंप आया था भाई, 2013-14 में काठमांडू वाला जो भूकंप आया था, इसकी तीव्रता कितनी मानी गई थी? 8.9 मानी गई थी। ऐसे सन 2001 का भूकंप आपको पता है कहां पर आया था? भुज, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में आया था, और काफी ज्यादा मात्रा में लोग क्या हुए थे? मारे गए थे।
तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरह विश्व में अनेक स्थानों पर भूकंप आते रहते हैं। हाल ही में पिछले 3 महीने में भारत के कई स्थानों पर, दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत, सिक्किम, मेघालय, मध्य भारत, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई क्षेत्रों में भूकंप के 4 से लेकर 5 की तीव्रता के बीच में झटके आए हैं, जो एक तरह का फॉल्ट लाइन को प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक इंडिया में जो भूकंप सेंसिटिव जोन है उनके बारे में बताना चाहूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखो दोस्तों, आप जैसे ही अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, तो जब आप अपनी स्क्रीन पर इन चीजों को देखते हैं तो आपको देखो भारत का मैप दिखाई दे रहा है और भारत के 4 जोन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखो ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर में आपको कौन सा जोन दिखाई दे रहा है? ब्लू जोन दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं जोन 2। ये लो रिस्क जोन है, ठीक है। देखो इसमें ये ब्लू कलर का जोन दक्षिण भारत में फैला हुआ है, दक्षिण भारत के अलावा राजस्थान के कुछ भाग में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यहां जो तीव्रता 6 और उससे कम का झटका आता है, इसलिए बहुत कम इसमें चांस रहते हैं भूकंप तेज आने की, जैसा कि राजस्थान का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जोन 3 में। देखो येलो कलर का जोन दिख रहा है आपको, इसमें आपका पूरा का पूरा, देखो जो आपका पूरा का पूरा पश्चिम भारत है, नीचे से लेकर पूरा जो नीचे आपका मलाबार तट, कोंकण तट से लेकर गुजरात तक, ऊपर हरियाणा तक जा रहा है, बेल्ट के केंद्र में, और एक पूरा आपको शिवालिक रेंज में भी दिख रहा है ये येलो कलर की पट्टी। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा डेंजरस जोन है जो भूकंप वाला। इसको बोलते हैं मॉडरेट, यानी इसमें नॉर्मल भूकंप आते हैं जो कि 7 की तीव्रता का आ सकते हैं। इससे ज्यादा डेंजर जोन देखो आपका ऑरेंज कलर में है। ऑरेंज कलर में देखो जम्मू कश्मीर आ गया, आपका लद्दाख वाला क्षेत्र आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, नेपाल के आसपास का ये प्रॉपर हिमालय का तराई और तराई से ऊपर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो ये और सेंसिटिव है, इसमें लगभग 8 की तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। और सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन है जोन नंबर 5 जो रेड है। देखो इसमें गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है जो हाई रिस्क जोन है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क है। दूसरा देखो आप असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, उत्तर पूर्वी भारत, ये भी इस हाई रिस्क जोन में आ रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ कुछ क्षेत्र रेड है जो भी हाई रिस्क जोन में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए, आपने देख लिया होगा दोस्तों, भारत में आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय शिवालिक घाटी है, क्योंकि वो नवीन हिमालय है इसलिए वहां लगातार भूकंप के झटके आते हैं, तो भूकंपों की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल देखें तो मैक्सिको में भूकंप के झटके आए थे और दुनिया के कई देश इससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में भूकंपों की कोई पूर्व सूचना निर्धारित नहीं है, इसलिए दोस्तों वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयास इसके लिए जारी है। मैंने आपको वायुमंडल में एक चीज बताई थी कि जब भूकंप आने वाला होता है तो समुद्र तट के किनारे जो चट्टानें होती है उसमें मीथेन और ऑर्गन गैस निकलने लग जाती है। तो वो एक हम इसका पैमाना क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये भूकंप वाला टॉपिक पसंद आया होगा। इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।